हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स विद प्रदीप सर के साथ। आइए आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव करंट के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा में। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट को जानेंगे। और साथ ही साथ हम इनके फेजर आरेख के बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं कि इनके फेजर आरेख कैसे बनते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिव करंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर परिपथ। कौन सा परिपथ? आर परिपथ। ठीक है, आर सर्किट के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। आर परिपथ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन, शुद्ध प्रतिरोध युक्त ऐसी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध युक्त ऐसी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त ऐसी परिपथ, यानी कि एक ऐसी सर्किट जिसके अंदर केवल और केवल प्योर रेजिस्टेंस ही होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। आइए देखते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक सर्किट है, यहां पर एक प्रतिरोध हमने लगा दिया है आर, और यहां पर इस आर प्रतिरोध को हमने यहां पर अल्टरनेटिव करंट सोर्स से जोड़ दिया है। ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका आर, और इसको हमने जोड़ दिया है किसी अल्टरनेटिव करंट से, प्रत्यावर्ती धारा से या प्रत्यावर्ती वोल्टता से। और इसका वोल्टेज इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, आर प्रतिरोध लिया, और इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ दिया, जो कि कितना है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब आप लोग जानते हैं कि जब आप इसको वोल्टता स्रोत से जोड़ेंगे तो यहां से क्या फ्लो होने वाला है, करंट। हेलो बच्चों, क्या फ्लो होने वाला है, यहां से करंट फ्लो होने वाला है। तो यहां हम बात करें कि वोल्टेज इक्वेशन क्या है, तो वोल्टेज इक्वेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा वोल्टेज इक्वेशन होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, ठीक है। अब सर इसमें करंट इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि जब भी हम फेजर आरेख बनाएंगे तो वहां पर हम पहले वोल्टता इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद में हम करंट इक्वेशन देखेंगे, और फिर हम ये देखने वाले हैं कि वोल्टता और करंट के बीच में कलांतर कितना है। ठीक है ना, कलांतर के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। धारा के बारे में अगर हम बात करें तो वी नो दैट कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, है ना। किसी सर्किट को अगर अल्टरनेटिव सोर्स से जोड़ा गया है तो उस प्रतिरोध के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होने वाली है उसके बारे में बात करें तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। और देखिए V को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, V को लिख सकता हूं V नॉट साइन ओमेगा टी। V को क्या लिखा जा सकता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, और अपॉन में कितना है हमारे पास R। ओके बच्चों, यहां से अगर हम बात करें तो I इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो ये V नॉट अपॉन R को हम लिख देते हैं I नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो इक्वेशन कौन सी आ जाती है, करंट इक्वेशन आ जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली वोल्टेज इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो इक्वेशन है वो धारा की इक्वेशन है, और वो कितनी है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से हम बात करेंगे तो हमने जो वैल्यू निकाली है I नॉट, तो I नॉट इक्वल टू कितना हो गया है, V नॉट अपॉन R। ओके, I नॉट बराबर कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन R। अब यहां से पूछे कि सर I नोट क्या है यहां पर, तो I नोट जो है वो धारा का शिखर मान है। किसका शिखर मान है, धारा का शिखर मान। हेलो बच्चों, I नोट किसका मान है, धारा का शिखर मान है। जबकि V नोट के बारे में बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का कौन सा मान बच्चों, शिखर मान, है ना। शिखर मान का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता की मैक्सिमम वैल्यू। और आर क्या है यहां पर, तो आर हम लोग जानते हैं, आर यहां पर रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। ओके, तो यहां से देखा कि वोल्टता इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, जब दोनों इक्वेशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर कलांतर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे बच्चों, कलांतर के बारे में, कि सर यहां पर कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो कितना है। तो कलांतर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें, हालांकि हम जानते हैं पिछली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट हम ये देखते हैं कि V की कला और I की कला, दोनों की कलाओं का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहने वाले हैं, कलांतर कहने वाले हैं। और हमारी इक्वेशन में V की कला कितनी है, साइन ओमेगा टी,
और आई की कला भी कितनी है ओमेगा टी, यानी कि इसकी कला भी ओमेगा टी और आई की कला भी ओमेगा टी। इट्स मीन कलांतर कितना हो चुका है यहाँ पर 0। ओके बच्चा, तो फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फेज डिफरेंस जो है वो यहाँ पर कितना आ जाता है 0। तो सर कलांतर समझ में आ गया, ठीक है। वोल्टता समीकरण जो है, वोल्टेज इक्वेशन है, वो हमें समझ में आ गई। और उसके बाद में हम बात करेंगे करंट की समीकरण भी हमें समझ में आ गई। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आई नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर। ओके, इसके बाद में हम यहां पर डिस्कस करते हैं कलांतर के बाद हम लोग ये देखते हैं फेजर आरेख को, कि यहां पर आर सर्किट जो है इसका हम फेजर आरेख किस तरीके से बनाएं। ओके बच्चा, चलिए तो बात करते हैं फेजर आरेख के बारे में, और फेजर आरेख को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, तो फेजर आरेख हम यहां पर देखते हैं। हालांकि हमने फेजर आरेख को पिछली क्लासेस में बनाया था और हमने देखा था, तो जब फेजर आरेख बनाया जाता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम इस वाली वे में एक्स एक्सिस पर करंट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, करंट को, कि मान के चलिए ये जो वैल्यू है ये है धारा की करंट की वैल्यू, और ये करंट का मैक्सिमम मान है जिसको हम कितना बोल देते हैं आई नोट। ठीक है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, यहाँ पर आई नोट ले लेते हैं। इसके बाद वोल्टता की बात करें तो हम जानते हैं कि सर करंट और वोल्टता दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं या सेम फेज में होते हैं, दोनों की कलाएं सेम है। तो अगर हमने करंट को इसी डायरेक्शन में लिया है तो वोल्टेज भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये है वोल्टेज का शिखर मान कितना होता है वी नोट। आप देखिएगा कि मैंने वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है या शिखर मान है वो धारा के शिखर मान से क्या रखा, ज्यादा। सर ऐसा क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, और जनरली हम देखेंगे तो वोल्टेज जो है वो करंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। वोल्टेज की वैल्यू हमेशा धारा से क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। ठीक है ना, और करंट जो है वो वोल्टेज से ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर करंट भी इस तरफ हो गया, वोल्टेज भी इस तरफ हो गया, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कितना हो गया है यहाँ पर 0। ओके बच्चों, तो ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा आरेख बोलते हैं, इसको फेजर आरेख बोलते हैं। और कौन से सर्किट का फेजर आरेख है, ये शुद्ध प्रतिरोध युक्त ऐसी परिपथ का फेजर आरेख है। ओके बच्चों, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये तो ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई है, इसका ज्यावक्रीय ग्राफ बना दीजिए। ज्यावक्रीय मतलब बोलते हैं इसको साइन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोलते हैं, साइन का ग्राफ। ठीक है, तो अगर ज्यावक्रीय ग्राफ की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, तो वोल्टा इक्वेशन होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कितना होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो आप यहां से देखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी वोल्टेज की, V नॉट, और ग्राफ किसका बनेगा, यहां से साइन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ किसका बनने वाला है, साइन का ग्राफ बनने वाला है। ओके, और साइन का ग्राफ आप लोग जानते हैं कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ओके बच्चा, साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और ये वोल्टता की मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर V नॉट हो जाएगी, और नीचे भी हम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी V नॉट हो जाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो ये वोल्टेज इक्वेशन हो गई। ओके बच्चा, इसके बाद में हम बात करें कि सर करंट इक्वेशन भी बना दे, तो आपको पता है कि धारा का समीकरण कितना होता है, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितना होता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो करंट इक्वेशन की बात करेंगे तो देखिए यहां पर भी साइन का ग्राफ बनेगा, और साइन कहां से स्टार्ट होने वाला है, मूल बिंदु से, क्योंकि दोनों सेम कला से हैं। तो जहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ है वहीं से किसको स्टार्ट करेंगे, हम करंट को भी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो यहां से हम किसका ग्राफ बना रहे हैं बच्चा, करंट का ग्राफ बना रहे हैं। करंट का ग्राफ जो है वो किस इस तरीके से बनेगा, और ये जो वैल्यू है ये धारा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, और यहां पर भी ये करंट की जो है कौन सी वैल्यू हो जानी है, मैक्सिमम वैल्यू हो जानी है। और आप देख सकते हैं कि हमने करंट की वैल्यू जो है वो वोल्टेज से थोड़ी सी कम रखी, और ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और करंट की वैल्यू वोल्टेज से क्या आनी है, कम आनी है। तो दोनों तरह के ग्राफ हम लोगों ने देख लिए। यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का ज्यावक्रीय ग्राफ यानी कि साइन का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं, फेजर आरेख बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का फेजर आरेख यहां पर देखते हैं और ज्यावक्रीय ग्राफ हम यहां पर देखते हैं। और आर सर्किट के बारे में बात करें तो हमने यहां पर वोल्टता इक्वेशन देखी और उसके बाद में हमने करंट की इक्वेशन देखी और साथ ही साथ हमने क्या देखा यहां पर कलांतर, और उसके साथ में हम लोगों ने देखा कि शिखर मान अगर हमें निकालना है धारा का तो आई नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नोट अपॉन आर, और आर यहां पर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से यहां पर हम आर परिपथ को पढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोध युक्त ऐसी सर्किट, एक ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। ओके, आइए इसके बाद बात करते हैं अगले परिपथ के बारे में बात करेंगे, और अगला जो टॉपिक है हमारा एल सर्किट लेंगे हम। कौन सा सर्किट लेंगे, एल। एल यानी कि हो जाता है इंडक्टेंस। क्या हो जाता है बच्चा, इंडक्टेंस, और इसको हम बोलते हैं शुद्ध प्रेरकत्व। प्रेरक कुंडली होती है बच्चा ये, तो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त ऐसी परिपथ, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त कौन सा परिपथ, ऐसी परिपथ। ठीक है ना, ऐसी मतलब प्रत्यावर्ती। ओके बच्चा, तो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त कौन से परिपथ के बारे में बात की जाएगी, यहां पर ऐसी परिपथ के बारे में बात की जाएगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखते हैं इसको बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक प्रेरक कुंडली बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बच्चा, अपन यहां पर एक प्रेरक कुंडली बनाने वाले हैं, और प्रेरक कुंडली के साथ साथ हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ रहे हैं। और क्या बच्चों, और ये इसका इंडक्टेंस या स्वप्रेरण बोल लीजिए, वो कितना है यहां पर, एल है। अच्छा, वोल्टेज इक्वेशन कितनी हो जाएगी, तो सर वोल्टेज इक्वेशन हो जाएगी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सी हो जाएगी वोल्टेज इक्वेशन, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, तो हमने एक इंडक्टेंस को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा है जिसकी वोल्टता कितनी है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टेंस कितना हो गया यहां पर L। ओके, अब यहां से जो करंट फ्लो होने वाला है, यहां से जो करंट फ्लो होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रेरक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहां पर इस कुंडली में विद्युत जो है फ्लक्स वो जनरेट होगा। यानी कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स संबंधित होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक धारा उत्पन्न होती है या एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके बच्चा, तो यहां पर इस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली से एक विद्युत वाहक बल जो है वो संबंधित हो जाता है, या उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल की दिशा उस तरफ होती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका वो विरोध करती है। ये बात हमने लेंज के नियम में सीखी थी। तो फेराडेज लॉज और लेंज लॉज, इन सारे लॉज को मिक्स करके हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये देखा था कि प्रेरक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी, और डायरेक्शन अपोजिट होती है। मान लीजिए इस तरफ करंट जा रहा है और इस करंट के कारण यहां पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इस ईएमएफ की डायरेक्शन उस तरफ होगी कि वो उस करंट का विरोध करेगा जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसकी डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है बच्चा, इस तरफ होने वाली है। तो इसका वोल्टेज कितना है V, और इस इंडक्टेंस का वोल्टेज कितना है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके बच्चा, तो अब हम इस सर्किट में सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं कि वोल्टता इक्वेशन क्या है। तो सर वोल्टता इक्वेशन तो हो गया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कितना हो गया बच्चा, वोल्टता इक्वेशन तो सर हमें समझ में आ गया कि वोल्टता इक्वेशन तो होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके सर, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे करंट समीकरण के बारे में, धारा समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो करंट कैसे यहां पर हम निकालें, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सर्किट में क्या लगाने वाले हैं, केवीएल। केवीएल मतलब होता है किरचॉफ वोल्टता नियम। कौन सा नियम बच्चा, किरचॉफ वोल्टता नियम लगाने वाले हैं। तो इसका वोल्टेज कितना है, तो इसका वोल्टेज तो हो गया सर V। ओके बच्चा, और आगे चलते हैं तो माइनस इसका वोल्टेज कितना है, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा L, और कितना हो जाएगा डी आई बाई डी टी, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0।
ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा L, और ये हो जाएगा di बाई कितना हो जाने वाला है, dt हो जाने वाला है। और यहां से मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो L और di बराबर कितना हो जाना है, तो ये हो जाना है v इंटू डी टी हो जाना है। और यहां से di की बात करें तो di बराबर कितना हो जाएगा, वी एल अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा, dt हो जाएगा। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। फिर हम यहां पर di इक्वल्स टू v की वैल्यू रख देते हैं, और v की वैल्यू कितनी हो जाती है, v नॉट साइन ओमेगा t। यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाती है, v नॉट साइन ओमेगा t, और अपॉन में कितना है l, और साथ में कितना है dt। अब क्या कर देने वाले हैं अपन, धारा निकालनी है, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन करने पर। हेलो बच्चों, क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाता है डी आई इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इनटू में कितना हो जाना है बच्चा, डी टी हो जाना है। ओके, अब यहां से हम बात करते हैं, तो डी आई का समाकलन कितना हो जाएगा, आई, वी नॉट बाहर आ जाएगा और एल बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएट, साइन का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस ओमेगा टी, और देन ये वाला ओमेगा कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो I बराबर माइनस वी नॉट अपॉन एल और कोस ओमेगा टी। इस ओमेगा को हम यहां पर एक काम करते हैं, तो क्या कर देंगे इसको, I इक्वल्स टू, ठीक है, I इक्वल्स टू, यहां पर हम बात करते हैं तो माइनस में ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस वी नॉट, और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा एल, और यहां बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। हेलो एवरीवन, क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ओके बच्चों, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कितना होता है, कोस थीटा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, और अगर इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाता है बच्चा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहां से हमारे पास करंट इक्वेशन आ जाती है। कौन सी इक्वेशन आ जाती है बच्चा, करंट इक्वेशन आ जाती है। और पहली वाली इक्वेशन कौन सी है, वोल्टता इक्वेशन। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको। हमने क्या किया, हमारे पास जो इंडक्टेंस था उसको हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा, और जब हमने इसको यहाँ पर वोल्टता स्रोत से जोड़ा तो वोल्टेज इक्वेशन हमारे पास है। अब हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, करंट इक्वेशन चाहिए, धारा समीकरण चाहिए। और हमने धारा समीकरण के लिए क्या किया, यहाँ पर केवीएल लगा दिया, और केवीएल लगाकर इस प्रकार से यहाँ पर करंट हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है बच्चा, तो आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो I की इक्वेशन जो है हमारे पास कितनी है, I बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये कितना आया था हमारे पास, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक काम करते हैं, I बराबर वी नॉट अपॉन ये जो ओमेगा एल है इसको क्या लिख दिया जाता है, एक्सएल। क्या लिख दिया जाता है, एक्सएल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो आई बराबर, इसको मैं पूरे को आई नॉट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बच्चा, आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और माइनस में कितना हो जाने वाला है, पाई बाई टू। हेलो एवरीवन, यहां से देखिए, यहां से मेरे पास करंट इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन आ गई है, करंट इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन की बात करें तो वोल्टेज इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी, और इस बार हमने कौन सी इक्वेशन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर करंट इक्वेशन भी ड्रॉ कर ली है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि वोल्टा है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा कितनी है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस कितना है बच्चे यहाँ पर, पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, पहले हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फेज। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने ओमेगा एल को यहां पर क्या लिख दिया, एक्सएल। क्या लिख दिया बच्चा, ओमेगा एल को क्या लिख दिया, एक्सएल। तो यहां पर जो एक्सएल है, एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, या ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एन इंटू एल। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई एन, और इंटू में कितना हो जाएगा, एल। ठीक है बच्चों,
ओमेगा कोणीय आवर्ती है, एल स्वप्रेरण गुणांक है और एन क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवर्ती, ठीक है बच्चों। सर एक्सेल क्या है? एक्सेल को बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है ना, प्रेरणीय या प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब प्रेरक का प्रतिघात या इस प्रेरक कुंडली का जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। और हमने लिखा था I नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, या फिर I नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सएल को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा एल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन एक्सएल। क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल बराबर कितना होता है? ओमेगा एल। एक्सएल बराबर कितना होता है बच्चा? ओमेगा एल, ये हम लोग जानते हैं। ओके, तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन एक्सएल और वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आई नॉट की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक बात हो गई। इसके बाद में हम लोग यहां पर देखते हैं फेज डिफरेंस। क्या देखते हैं बच्चा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? कलांतर। सर कलांतर क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए। तो कलांतर हम पिछली टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि कलांतर क्या होता है। वी की कला और आई की कला दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कलांतर। वी की कला कितनी है बच्चा? यहां पर ओमेगा टी, और आई की कला कितनी है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर मैं वी की कला में से आई की कला घटाता हूं तो मेरे पास कलांतर कितना आ जाता है? पाई बाई टू आ जाता है। कितना कलांतर आ जाता है? पाई बाई टू। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वी की जो कला है वो आई की कला से आगे है या ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? कितनी ज्यादा है या कितनी आगे है? तो वो है पाई बाई टू। कितनी आगे है बच्चा? पाई बाई टू। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आई की कला ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है और वी की कला कितनी है? ओमेगा टी है। मतलब आई की कला वी की कला से पाई बाई टू कितनी है? आगे है या पीछे है? तो सर आई की कला पीछे है और किसकी कला आगे है? वी की कला आगे है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि वी की कला, ठीक है ना, आई की कला से, वी की कला आई की कला से पाई बाई टू आगे है। पाई बाई टू क्या है बच्चा? आगे है। ओके बच्चों, तो आई जो कला है वो आगे है। किसकी कला आगे है? वी की कला जो है वो आई की कला से पाई बाई टू आगे है, या उल्टा कह लीजिए कि आई की कला जो है सर वो वी की कला से पाई बाई टू पीछे है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक बात समझ में आती है कि कलांतर भी हम लोगों ने देख लिया। आल सर्किट में कलांतर हमारे पास पाई बाई टू आता है, जबकि इससे पहले आर सर्किट पड़ा था उसमें हमारे पास कलांतर कितना आ रहा था? 0, कोई कलांतर नहीं था। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर फेजर आरेख। इसका क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर फेजर आरेख हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं फेजर आरेख, ठीक है बच्चा। फेजर आरेख को डिस्कस करने वाले हैं अपन यहां पर। तो देखिए, जब हम फेजर आरेख की है यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां हम क्या कर लेते हैं? देखिए इस तरीके से यहां पर ये हम ग्राफ बना रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि सर आर सर्किट का करंट जो है वो इस तरफ, करंट सब में सेम ही होता है, ठीक है ना। तो करंट मैं इधर ले लेता हूं, करंट किस तरफ ले लेता हूं? इस तरफ ले लेता हूं। ओके, करंट मैं इस तरफ ले लेता हूं। वोल्टता की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि सर वी की कला आई की कला से पाई बाई टू आगे है, यानी कि वी की कला मुझे आई की कला से क्या लेनी है? आगे। आगे इन द सेंस कि जब आप फेजर आरेख बनाएंगे तो इस तरीके से है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हम। कैसे घूमते हैं बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको यहां से इधर नहीं जाना है, आपको कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे कि सर आई की कला है, इधर हो गया आई, तो सर वी किधर लें? तो हम जानते हैं कि वी हमें किस तरफ लेना पड़ेगा? इस तरफ लेना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वी की कला जो है वो आई की कला से क्या है? पाई बाई टू आगे है। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? वी नॉट। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाने वाला है? पाई बाई टू। तो वी की कला जो है वो आई की कला से पाई बाई टू क्या हो चुकी है? आगे हो चुकी है। तो ये फेजर आरेख बन जाता है। किसका फेजर आरेख बन जाता है सर? ये इंडक्टेंस का, ठीक है ना, प्रेरक कुंडली का फेजर आरेख। वी और आई के बीच में बनाया गया ग्राफ क्या कहलाता है? आपका फेजर आरेख। तो इस तरीके से यहां पर हम देख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है।
ये भी बात समझ में आ गई। सर एक काम करते हैं, जा वक्रीय ग्राफ भी बना देते हैं साथ ही साथ। कौन सा ग्राफ बना देते हैं? जा वक्रीय, मतलब जा का ग्राफ कैसा बनने वाला है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है। तो सर जा वक्रीय ग्राफ कैसे बनाना है? बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, वही इसी तरीके का, ठीक है ना, यहाँ पर ले लेते हैं हम। और अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम करंट इक्वेशन बनाएंगे। तो वोल्टेज इक्वेशन तो कितनी है? तो सर हम जानते हैं कि वोल्टेज इक्वेशन तो है आपकी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कितना है? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज इक्वेशन है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का ग्राफ तो सर ऐसे ही बनाएंगे जैसा पहले बनाया था, ठीक है ना। ये वोल्टेज इक्वेशन आप लोगों की बन जाती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान भी आप लोग जानते हैं कितना होता है, V नॉट। और ये भी वोल्टेज का मैक्सिमम मान है जो कि कितना होता है, V नॉट, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ओके सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं धारा की, कि करंट जो है वो वोल्टता से आगे है या पीछे है। तो यहां L सर्किट की बात करेंगे तो करंट जो होता है वो वोल्टता से π/2 पीछे होता है। कैसा होता है? π/2 पीछे, यानी कि ग्राफ जो चलेगा वो π/2 पीछे से चलेगा। ओके बच्चों, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो हमारा चलेगा वो यहां से नहीं चल पाएगा, ठीक है। ग्राफ हमारा यहां से नहीं चल पाएगा।